हेलो एवरीवन। प्राचीन भारत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने जहाँ तक प्राचीन भारत पढ़ लिया था, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने प्राचीन भारत से संबंधित प्रमुख शब्दावली जैसे इतिहास वेत्ता क्या होता है, पुरातत्वविद क्या होता है, जीवाश्म विज्ञानी, इन सब का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके आगे का प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का इतिहास। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में प्रचलित प्रमुख संवत। प्राचीन भारत में जो प्रचलित प्रमुख संवत हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम है विक्रम संवत। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने, ये विक्रमादित्य नाम के उज्जैन के शासक ने शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत को प्रारंभ किया था। तो उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने शकों पर विजय करने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत को प्रारंभ किया था। और विक्रम संवत जो है ये आज के वर्ष से 57 वर्ष आगे रहता है, क्योंकि ये 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और आज का समय 0 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो ये जो विक्रम संवत है ये आज के ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे रहता है। जैसे इस समय ग्रेगोरियन कैलेंडर में मान लो 2025 है, तो विक्रम संवत में इस समय 2025 में 57 जोड़ दिया तो 2082 चल रहा होगा। जो भी इस समय जो भी हम वर्ष ले लेंगे उसमें 57 जोड़ देंगे तो हमारा विक्रम संवत मिल जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरा है शक संवत। इसे कुषाण शासक कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के वर्ष 78 ईस्वी में शुरू किया था। एक कुषाण शासक कनिष्क थे, उन्होंने अपने राज्याभिषेक के वर्ष 78 ईस्वी में इसे चलाया था। ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी है। इसे 1957 में भारत का राष्ट्रीय पंचांग बनाया गया था। तो भारत का अगर एक प्रश्न आए भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है तो कहेंगे शक संवत। और इसे 78 ईस्वी में शक शासक कुषाण ने चलाया था। तो ये 78 ईस्वी में चला था, मतलब ये आज के जो वर्ष है उससे 78 वर्ष पीछे रहेगा। ये 78 वर्ष पीछे रहेगा क्योंकि 78 ईस्वी में चलाया गया है। इसे किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में। और ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है और इसे 1957 में भारत का राष्ट्रीय पंचांग बनाया गया था। आगे गुप्त संवत। गुप्त संवत, गुप्त संवत, इसका प्रारंभ गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक के समय 319 ईस्वी में शुरू किया गया था। एक गुप्त वंश था, उसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त, उनके द्वारा 319 ईस्वी में शुरू किया गया था। मतलब आज के समय से ये 319 वर्ष पीछे रहेगा क्योंकि ये 319 ईस्वी में शुरू किया गया है। तो गुप्त वंश किसके? चंद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के संस्थापक हैं, उनके द्वारा अपने राज्याभिषेक के वर्ष के रूप में 319 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला है वल्लभी संवत। यह संवत वल्लभी क्षेत्र में प्रचलित था। ये संवत जो है ये वल्लभी क्षेत्र में प्रचलित था। वल्लभी क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पश्चिमी भारत का प्रमुख क्षेत्र है, यहाँ पर ये प्रचलित था। इसे मैत्रक वंश के राजा वल्लभ ने शुरू किया था। एक मैत्रक वंशी राजा थे वल्लभ। ये गुप्त वंश का स्थानीय रूप है, मतलब जैसे गुप्त वंश है उसी तरह से ये भी है। और गुप्त संवत की तरह इसका भी प्रारंभ 319 ईस्वी में हुआ था। जैसे गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी में हुआ था, वैसे इसका भी प्रारंभ 319 ईस्वी में हुआ था। तो वल्लभी संवत, यह संवत वल्लभी क्षेत्र में प्रचलित था पश्चिम भारत में। इसे मैत्रक वंश के राजा वल्लभ ने शुरू किया था। यह गुप्त वंश का स्थानीय रूप है। गुप्त संवत की तरह इसका प्रारंभ वर्ष भी 319 ईस्वी है। अगला है हर्ष संवत। इसे अगला है हर्ष संवत। हर्ष नाम से स्पष्ट है कि इसे हर्षवर्धन ने शुरू किया था। इसका प्रारंभ वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन ने
अपने राज्याभिषेक के वर्ष 606 ईस्वी में किया था। तो वर्धन वंश के एक राजा थे हर्षवर्धन, उन्होंने 606 ईस्वी में हर्ष संवत को शुरू किया था। अगला है हिजरी संवत। इसका प्रारंभ 622 ईस्वी में किया गया था। 622 ईस्वी वह समय था जब इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। इस घटना को इस्लाम में हिज्र कहा जाता है। हिज्र से प्रारंभ हुए संवत को हिजरी संवत नाम दिया गया है। तो मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना 622 ईस्वी में गए थे, वो घटना को हिज्र कहा जाता है, और हिज्र की वजह से जो संवत प्रारंभ हुआ उसे हिजरी संवत कहा जाता है। आगे है कलचुरी संवत। कलचुरी संवत, इसकी शुरुआत 248-49 ईस्वी में हुई थी। इसे राजा ईश्वर सेन ने शुरू किया था, बाद में कलचुरियों ने इसे अपना लिया। तो इसकी शुरुआत कब हुई कलचुरी संवत की? 248-49 ईस्वी में। इसे राजा ईश्वर सेन ने शुरू किया था, बाद में कलचुरियों ने इसे अपना लिया। कुछ स्रोतों के अनुसार, अभी हमने पीछे देखा कि इस संवत की शुरुआत ईश्वर सेन नाम के राजा ने की थी, परंतु कुछ स्रोतों के अनुसार कलचुरी राजवंश द्वारा भी इसकी स्थापना की गई थी। तो कुछ स्रोत कहते हैं कि केवल कलचुरी राजाओं ने इसे शुरू किया था। इसे हैहय संवत या चेद संवत के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे है दीन ए इलाही संवत। दीन ए इलाही संवत, तो अकबर ने एक दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था, उसी के उपलक्ष्य में संवत को शुरू किया था। तो यह संवत 1582 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। शाहजहां ने अपने सिक्कों पर इस संवत के प्रयोग को हतोत्साहित किया। हतोत्साहित किया मतलब इस संवत के प्रयोग को रोकने की कोशिश की, और औरंगजेब ने इस संवत का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दिया था। तो यह संवत दीन ए इलाही जो है वो 1582 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा शुरू किया गया था। शाहजहां ने सिक्कों पर इस संवत के प्रयोग को हतोत्साहित किया, और औरंगजेब ने इसका प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दिया। अगला है हमारा आधुनिक कैलेंडर, जिसका नाम है ग्रिगोरियन या जूलियन कैलेंडर। तो आधुनिक कैलेंडर जो है उसका नाम है ग्रिगोरियन या जूलियन कैलेंडर। आज का जो हम लोग कैलेंडर प्रयोग करते हैं उसका ये नाम है। तो इसको देखते हैं। यह कैलेंडर जो है वो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से शुरू होता है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से शुरू होता है। ये कैलेंडर पश्चिम मतलब यूरोप और अमेरिका से शुरू होकर आज पूरे विश्व में प्रचलित है। तो आजकल हम जो कैलेंडर उपयोग करते हैं वो यही जूलियन या ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है। यह ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से शुरू हुआ था, और ये पश्चिम से शुरू होकर आज पूरे विश्व में प्रचलित है। और इस कैलेंडर में एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और फरवरी इसमें 28 दिन की होती है एक सामान्य वर्ष में, और 365 दिन होते हैं। और प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, और वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या क्या है कि इस आधुनिक कैलेंडर में एक वर्ष में 12 महीने 28 दिन की फरवरी और 365 दिन होते हैं, और एक लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है। लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन या वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन तथा वर्ष में 366 दिन होते हैं। इस कैलेंडर में ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को एडी कहा गया है। एडी मतलब एन्नो डोमिनी या ईसवी भी कहा जाता है, जिसे आजकल सी या कॉमन एरा भी कहा जाने लगा है। तो मतलब जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो तारीखें हैं उनको एनो डोमिनी शार्ट में एडी कहा जाता है, या आजकल उसको ईसवी प्रयोग करते हैं। और कभी कभी इसे सी भी कहा जाता है, कॉमन एरा भी कहा जाने लगा है। जिसको हम लोग ईसवी कहा करते हैं वो ईसवी के ये नाम है, एडी और सी।
और जो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय है, इस आधुनिक कैलेंडर में ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बीसी कहा जाता है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसे कहा जाएगा बीसी कहा जाएगा। ईसवी नहीं, मतलब ईसा पूर्व कहा जाएगा इसे, ईसा पूर्व। इसे ईसवी नहीं कहा जाएगा, इसे ईसा पूर्व कहा जाएगा। इस आधुनिक कैलेंडर में ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को, बाद नहीं, यहाँ पे पहले, इस आधुनिक कैलेंडर में ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बीसी या बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, ईसा पूर्व कहा जाता है। इसे आजकल बीसी भी कहा जाता है, मतलब बिफोर कॉमन एरा भी कहा जाता है। तो ये है हमारा आधुनिक कैलेंडर। तो आधुनिक कैलेंडर आप लोगों को समझ में आया? इसमें देखिए एक बार और समझाते हैं। ये देखिए, जैसे ईसा मसीह का जन्म 0 में हुआ, तो इसके बाद का जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है उसे कहा जाएगा एडी या ईसवी, और जो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है उसे कहा जाएगा बीसी। तो ये उल्टा चलता है, मतलब यहाँ जैसे गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ और इसके बाद का समय यहाँ मान लो 200 ईसा पूर्व होगा, मतलब ये घटते हुए क्रम में होता है और ये बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है वो बीसी है। ये 0 में ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके पहले का समय बीसी या इसी को कहेंगे हम लोग ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जो जन्म का बाद का समय है उसे एडी कहा जाएगा और वो ईसवी है। और ये घटते हुए क्रम में रहता है बीसी, और ये बढ़ते हुए क्रम में रहता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। हमारे देश भारत के विभिन्न नाम क्या है? हमारे देश के बहुत सारे नाम थे प्राचीन काल में, उन्हीं नामों को हम देख रहे हैं। हमारे देश का एक प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत जाति का उल्लेख किया गया है, भरत जाति का, और इसी जाति के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो भरत जात कह सकते हैं या आप लोग वंश कह सकते हैं। तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत वंश या जाति का उल्लेख किया गया, इसी जाति के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और कुछ लोग कहते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र भरत थे वो इसी भरत कबीले से जुड़े थे और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत जाति का उल्लेख किया गया और इसी जाति के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत इसी भरत कबीले से जुड़े थे और इन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ये भरत है, भारत में ये भरत, इन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। आगे देखिए दूसरा, हमारे देश के नाम। आर्यों की उपस्थिति के कारण, आर्यों की उपस्थिति के कारण हमारे देश को आर्यावर्त भी कहा जाता था। तो आर्य हमारे देश में रहते थे, इस क्षेत्र को आर्यावर्त भी हमारे देश का नाम पड़ा था। ऋग्वैदिक आर्यों के समय उनके क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। जो ऋग्वैदिक आर्यों का समय था उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था और यह भी हमारे देश का एक नाम था। तो ऋग्वैदिक आर्यों के समय हमारे देश भारत का नाम सप्त सैंधव प्रदेश था। पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमारे देश का नाम, पाणिनि एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी एक किताब है अष्टाध्यायी, उसमें हमारे देश को भरतों का देश नाम दिया गया है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमारे देश को भरतों का देश नाम दिया गया है। और भारतवर्ष नाम का सर्वप्रथम उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा विलेख में किया गया है। गिम्फा नहीं, गुम्फा, हाथी गुम्फा विलेख में किया गया है। तो भारतवर्ष नाम का सर्वप्रथम उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा विलेख में किया गया है। ये गु है। तो भारतवर्ष नाम का सर्वप्रथम उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा विलेख में
मिलता है। और पुराणों में हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जम्बू द्वीप नाम दिया गया है। पुराणों में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जम्बू द्वीप नाम दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो इसमें इंडिया आएगा, पाकिस्तान आएगा, बांग्लादेश आएगा, भूटान आएगा, नेपाल आएगा। इन सब को मतलब भारत और उसके आसपास के क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। तो भारतीय पूरे उपमहाद्वीप के लिए हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप था। जम्बू द्वीप, जम्बू मतलब जामुन, तो जामुन के वृक्षों के कारण हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप था। जामुन के वृक्ष बहुत थे हमारे देश में, इसलिए हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप था। और अशोक के अभिलेखों में भी हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप दिया गया है। अशोक के बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें भी हमारे देश भारत का नाम जम्बू द्वीप दिया गया है। और अरब देश से आए हुए लोगों ने हमारे देश को अल हिंद नाम दिया है। अरबी लोगों ने हमारे देश को अल हिंद नाम दिया है। और फारस ईरान के लोगों ने हमारे देश को हिंदू नाम दिया है, जो बाद में बदलकर हिंदुस्तान हो गया। तो फारस ईरान के लोगों ने हमारे देश को हिंदू नाम दिया है, बाद में ये बदलकर हो गया हिंदुस्तान। जैसे सिंधु नाम था, सिंधु, इसी को बदल दो तो हो गया हिंदू। तो फारस ईरान के लोग सिंधु नाम सही से बोल नहीं पाते थे, तो उसको बदल के ये हिंदू बोलने लगे और इस देश को भी हिंदू कहा जाने लगा, और बाद में बदल के उसका नाम हिंदुस्तान हो गया। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हिंदू है ये कोई धर्म नहीं है। हिंदू हमारे देश के क्षेत्र को कहा गया है यहाँ पे फारसी लोगों के द्वारा। तो अरबी लोगों ने हमारे देश को क्या नाम दिया है? अल हिंद। और फारस के लोगों ने हिंदू, बाद में क्या हो गया? हिंदुस्तान। और ये सिंधु नदी का बदला हुआ नाम है। और चीनी लोगों ने हमारे देश को तिएंचु और इंतु नाम दिया है। तो चीन देश के लोग थे, उन्होंने दो नाम दिए हैं, तिएंचु दिया है और एक इंतु नाम दिया है। और भी बहुत सारे नाम हैं, पर ये मुख्य नाम ये है कि चीनी लोगों ने हमारे देश को तिएंचु और इंतु नाम दिए। और यूनान तथा रोम के निवासियों ने हमारे देश को इंडिया नाम दिया है। जो आज का नाम इंडिया है वो यूनान और रोम के लोगों ने दिया है। तो यूनान तथा रोम के निवासियों ने हमारे देश को इंडिया नाम दिया है। और हमारा संविधान जो है इस समय वर्तमान में, उसमें हमारे देश के केवल दो नाम दिए गए हैं। बहुत बार प्रश्न आता है कि हमारे संविधान में हमारे देश के कौन कौन से नाम दिए, तो केवल दो नाम दिए गए हैं, भारत और एक इंडिया। और कोई भी हिंदुस्तान वगैरह नाम नहीं है हमारे देश का। हमारे देश के केवल दो नाम है संविधान में, भारत और इंडिया। हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो केवल दो नाम संविधान में दिए हुए, भारत और एक इंडिया। यहाँ से स्पष्ट है कि हमारे देश के केवल दो नाम हमारे संविधान में दिए गए, एक भारत और इंडिया। इस तरह से आज की क्लास पूरी होती है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।